हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? होप यू आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कंसाइनमेंट अकाउंट्स वी हैव स्टार्टेड। सो वो जो हमारा चैप्टर है उसमें मैंने आपको क्या क्या एंट्रीज हमें करनी है, किस तरह से करनी है इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, वो मैंने आपको सिखाया था। नाउ बिफोर प्रोसीडिंग विद द सम्स, है ना, सम्स करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें कंसाइनर में समझने बहुत जरूरी है। उसमें सबसे पहला पॉइंट है हाउ टू वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक। स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको कहूं कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन सिंपली नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय द कॉस्ट प्राइस नहीं होता, वो उसकी एक्चुअल प्राइस होती है, कॉस्ट प्राइस होती है। बट हमें क्लोजिंग स्टॉक में जो एक्चुअल वैल्यू है वो लेनी है। वो एक्चुअल वैल्यू कैसे लेनी है? तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करने का, यूनिट्स इन क्लोजिंग स्टॉक, कितने यूनिट्स है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक के जो यूनिट्स हैं उसको आपको मल्टीप्लाई करना है उसकी प्राइस के साथ, जो भी आपको प्राइस दी है स्टूडेंट्स, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय जो भी उसकी व्हाट यू कैन से परचेज प्राइस है, ठीक है, वो आपको मल्टीप्लाई करनी है और वो आपको उसका अमाउंट यहाँ लिखना है। अब इसके अंदर हम लोग प्लस करेंगे एक्सपेंसेस। किसके एक्सपेंसेस? तो एक है प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर। स्टूडेंट्स ध्यान देना सब लोग, प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर। अच्छा, वो कैसे करेंगे हम? एक्सपेंस कैसे प्रपोर्शन करेंगे स्टूडेंट्स हम लोग? तो जो भी टोटल यूनिट्स है उसका टोटल कॉस्ट, जो टोटल एक्सपेंस उसने किया है कंसाइनर ने, वो, और जो क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स है उसमें कितना एक्सपेंस, ऐसे उसका प्रपोर्शन निकालना है। और दूसरा प्लस करना है प्रपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। स्टूडेंट्स ध्यान देना, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर। मतलब ये नॉन रिकरिंग एक्सपेंस क्या होता है स्टूडेंट्स? देखो, नॉन रिकरिंग का मतलब होता है जो रिपीट ना हो, जो रिकर ना हो। वी डोंट हैव टू पे इट अगेन एंड अगेन। जैसे कि मान लो कंसाइनी के पास गुड्स पहुंच गए, तो गुड्स को छुड़ाने का जो खर्च होता है, जैसे कि उसके ऊपर ऑक्ट्रॉय होता है, डेम्यूरेज होता है, ठीक है। इन शॉर्ट इतना याद रखो, नॉन रिकरिंग डज नॉट इंक्लूड, नॉन रिकरिंग डज नॉट इंक्लूड एनी एडमिन, एनी सेलिंग, एनी डिस्ट्रीब्यूशन, एनी फाइनेंशियल एक्सपेंस। बराबर। शॉर्ट में बोलूं तो जो भी हम ट्रेडिंग अकाउंट में एक्सपेंस लिखते हैं ना, वही एक्सपेंस हमें इसमें लिखना है, ट्रेडिंग अकाउंट वाले। ऑल परचेज रिलेटेड एक्सपेंसेस, जैसे कि वेजीज हो गया, ऑक्ट्रॉय हो गया, कस्टम हो गया, ये सारे एक्सपेंसेस, ठीक है। सो ओनली नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, जो रिकर नहीं होते, बार बार नहीं होते, ठीक है। दोज एक्सपेंसेस ओनली यू हैव टू कंसीडर। स्टूडेंट्स ध्यान, तो सिर्फ नॉन रिकरिंग एक्सपेंस ही लिखना है, कंसीडर करना है, और कोई भी नहीं। सो ये नॉन रिकरिंग आपने यहाँ प्लस किया, सो एक एक्सपेंस ये कंसाइनर का, एक एक्सपेंस ये कंसाइनी का, और फिर यहाँ पे आपको उसका टोटल कॉस्ट मिल जाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज द टोटल ऑफ दीज थ्री आइटम्स। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इस तरह से हम क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यूएशन है वो हम ढूंढेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जैसे क्लोजिंग स्टॉक है, वैसे एक और टॉपिक है इसके अंदर जिसके बारे में हमें समझना है, दैट इज डेल क्रेडर कमीशन। डेल क्रेडर कमीशन, ठीक है। डेल क्रेडर कमीशन को गुजराती में आसामी आड़त भी कहते हैं, ठीक है। डेल क्रेडर कमीशन क्या होता है? देखो, जनरली क्या होता है कि जो कंसाइनी है वो गुड्स बेचता है ऑन द बिहाफ ऑफ कंसाइनर, ठीक है। कंसाइनी उसका एक रिप्रेजेंटेटिव है, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया हुआ है। अब कंसाइनी कुछ गुड्स क्रेडिट पे बेचता है, समझो, कंसाइनी कुछ गुड्स क्रेडिट पे बेचता है। अब कंसाइनर तो जानता ही नहीं है उन लोगों को जिसको कंसाइनर ने गुड्स क्रेडिट पे दिया है। तो ऐसे केसेस में कंसाइनर पेज DCC, that is Del Creditor Commission, to consignee
फॉर एनी क्रेडिट सेल्स, फॉर एनी क्रेडिट सेल्स मेड बाय हिम। ठीक है, वो जो भी क्रेडिट सेल करेगा उसके ऊपर उसको डीसीसी मिलेगा। ये ध्यान रखना, क्रेडिट सेल्स मेड बाय हिम, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर कंसाइनर के कहने पे वो किसी को क्रेडिट सेल करता है तो उसकी जवाबदारी कंसाइनी की नहीं है। और ये डीसीसी क्यों पे किया जाता है कि मान लो कोई बेड डेप होता है, मान लो किसी को हमने उधार पे माल दिया और वो पार्टी भाग गई या पार्टी उठ गई, तो उसका जो भी बेड डेप है वो कौन बेयर करेगा? कंसाइनी बेयर करेगा, कंसाइनर बेयर नहीं करेगा इन केस डीसीसी दिया है तो। सो डीसीसी देने के पीछे का मेन कारण ही ये है कि अगर आप कोई भी क्रेडिट सेल्स करते हो, कंसाइनी जो भी क्रेडिट सेल करता है, अगर उसका बेड डेप होता है तो उसके बेड डेप की पूरे पूरी जिम्मेदारी किसकी है? कंसाइनी की। लेकिन इसके ऊपर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो मैंने आपको अभी बोला, इफ क्रेडिट सेल इज ऑन recommendation ऑफ कंसाइनर, ये स्टूडेंट्स ध्यान रखना, देन नो डीसीसी इज कैलकुलेटेड स्टूडेंट्स, नो डीसीसी इज कैलकुलेटेड, उसके ऊपर डीसीसी नहीं मिलेगा। बराबर। डेल कैडर कमीशन देने का कारण ये है, ये एक एक्स्ट्रा कमीशन है, दिस इज आइसिंग ऑन द केक समझो। એટલે उसको कमीशन तो दे रहे हैं हम, जो जनरल कमीशन जो नॉर्मल कंसाइनी को मिलना है वो तो देना ही देना है, मगर उसके ऊपर हम उसको डेल कैडर कमीशन देते हैं कि भाई कुछ भी बैड डेप हुआ तो तेरी जवाबदारी। ठीक है, इसीलिए ये डेल कैडर कमीशन स्टूडेंट्स हम लोग देते हैं। एंड ऑफ कोर्स जैसे कमीशन एक एक्सपेंस है, वैसे डेल कैडर कमीशन भी एक एक्सपेंस ही है, तो उसकी एंट्री सेम, कमीशन जैसी एंट्री सेम होगी, खाली डेल कैडर कमीशन इज कैलकुलेटेड ओनली ऑन द क्रेडिट सेल्स मेड बाय हिम। प्लीज रिमेंबर दिस, वो जो क्रेडिट सेल करेगा उसके ऊपर ही कैलकुलेट करना है और किसी पे नहीं, ओनली क्रेडिट सेल्स पे। ठीक है, अब जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है लॉस ऑन गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अब है ना, ये जो लॉस है, ये लॉस दो तरह के होते हैं, एक होता है नॉर्मल लॉस और एक होता है एबनॉर्मल लॉस। अब जैसे हम नॉर्मल लॉस की बात करते हैं स्टूडेंट्स, नॉर्मल लॉस यानी कैसा लॉस? ये वो लॉस होता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। जैसे कि मान लो हम 10,000 लीटर पेट्रोल या कोई भी एक केमिकल ले जा रहे हैं फ्रॉम अहमदाबाद टू दिल्ली फॉर सेलिंग, कंसाइनर ने भेजा कंसाइनी को। अब उसके इवोपरेशन में या जैसे केमिकल जब आप ट्रांसपोर्ट करते हो बाय रोड करते हो तो थोड़ा बहुत उसको गिरने के चांसेस हैं, तो मान लो उसके पास 9,990 लीटर केमिकल पहुंचा, तो जो 10 लीटर केमिकल है वो तुम्हारा क्या है? नॉर्मल लॉस है। ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, ये होता ही है, इट इज नॉट इन आवर हैंड्स। ठीक है, तो इसकी कोई एंट्री नहीं होती, देयर इज नो एंट्री फॉर नॉर्मल लॉस। लेकिन at the time of valuation of closing stock we consider only normal units, मतलब हम फिर 10,000 लीटर पे क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम 9,990 लीटर पे करेंगे। ऐसा मैं आपको करवाऊंगा भी। ठीक है, क्योंकि वो फिर उतना हम नॉर्मल यूनिट्स के ऊपर ही कैलकुलेट करते हैं सब कुछ। पर अभी खाली इतना ध्यान रखो कि नॉर्मल लॉस की कोई एंट्री नहीं होती है। ठीक है, अब बात करते हैं एबनॉर्मल लॉस की। एबनॉर्मल लॉस अगर मान लो ट्रांजिट में होता है, अच्छा मैं तो एबनॉर्मल लॉस होता क्या है? एबनॉर्मल लॉस मतलब जैसे कि मान लो कि हमने अहमदाबाद से मुंबई या दिल्ली कोई भी एक दूसरे सिटी में हमने गुड्स भेजे और एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट में मान लो 10,000 लीटर केमिकल भेजा था, उसमें से 5,000 लीटर केमिकल गिर गया, स्प्लिट हो गया, खत्म हो गया, फिनिश हो गया, तो वो 5,000 की स्थिति से क्या हो जाएगा? एबनॉर्मल लॉस हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे कंट्रोल में था, हम एक्सीडेंट रोक सकते थे।
तो ऐसे लॉस को हम क्या कहते हैं? एबनॉर्मल लॉस। अब जनरली एबनॉर्मल लॉस इंश्योर्ड होता है जनरली। ऑब्वियसली अब देखो इतने बड़े बड़े कंसाइनमेंट लोग बेचते हैं, है ना। अब सोचो यहाँ से अगर मुझे वाया शिप अगर कुछ भेजना है टू सम अदर कंट्री, तो इट टेक्स डेज, समटाइम इट टेक्स मंथ्स एज वेल। अब ऐसे में मान लो शिप डूब गई या कुछ हो गया तो क्या होगा? ये बड़े बड़े कंटेनर्स आते हैं शिप में, इसमें क्रूड ऑयल वगैरह आता है, तो ये सब इंश्योर्ड होता है, ठीक है। तो जब तक कंसाइनी के पास गुड्स नहीं पहुंचते तब तक सारी जिम्मेदारी कंसाइनर की होती है, और एक बार कंसाइनी के पास गुड्स पहुंच गए फिर सारी जिम्मेदारी कंसाइनी की होती है। तो मान लो अगर एबनॉर्मल लॉस ट्रांजिट में हुआ, बराबर, इन द वे हुआ, तो जनरली वो इंश्योर्ड होता है। तो हाउ टू कैलकुलेट दिस एबनॉर्मल लॉस अमाउंट? अब इसकी एंट्री होती है स्टूडेंट्स, इसकी एंट्री क्या होती है आपको बता दूं। सबसे पहले हमें ढूंढना होता है अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। अभी कैसे ढूंढते हैं? तो सबसे पहले जितने भी यूनिट्स डिस्ट्रॉयड हुए हैं मल्टीप्लाई बाय उनकी क्या कॉस्ट प्राइस थी जो सम में दी होती है, ठीक है। इसके अंदर हम प्लस करेंगे प्रपोर्शनेट एक्सपेंस। ऑब्वियसली सिर्फ कंसाइनर के होंगे ना, बिकॉज कंसाइनर के पास तो अभी तो गुड्स पहुंचे ही नहीं है। सो प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी, ठीक है। और ये कैसे कैलकुलेट करने का? सेम वो रेशियो के हिसाब से ही, बराबर। जैसे कितने यूनिट्स थे, टोटल यूनिट्स उसका इतना एक्सपेंस, तो जो यूनिट्स डिस्ट्रॉय हुए हैं उसका कितना एक्सपेंस, ये तुम्हारा आएगा टोटल एबनॉर्मल लॉस, टोटल अमाउंट समझो ऑफ एबनॉर्मल लॉस। अब मान लो इसमें से आपको इंश्योरेंस कंपनी कुछ पैसा दे देती है, होता है ना, इंश्योर किया है तो ऑब्वियसली इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी। अब इसमें से आप वो इंश्योरेंस कंपनी वाला अमाउंट माइनस कर दोगे, इंश्योरेंस कंपनी जो हमें पे करेगी, और ये जो बैलेंस आया दिस अमाउंट विल बी डेबिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट, क्योंकि ये तुम्हारा एक्चुअल एबनॉर्मल लॉस है। ये तुम्हारा वो लॉस है जो कंसाइनमेंट को बेयर करना है। अब इसकी एंट्री क्या होगी स्टूडेंट्स? तो इसकी एंट्री होगी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट विल बी डेबिटेड, बराबर, जितना उन्होंने क्लेम एक्सेप्ट किया। और जो हमारा एबनॉर्मल लॉस है जो इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट नहीं किया, वो मैंने आपको लास्ट टाइम भी समझाया था कि एनी एक्सपेंसेस और लॉसेस इज डेबिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट, सो कंसाइनमेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड, ठीक है। वो तुम्हारा कंसाइनमेंट अकाउंट उतने अमाउंट से डेबिट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो तुम्हारा क्या है, इट इज अ वन टाइप ऑफ लॉस, ठीक है। अच्छा, अब जनरली स्टूडेंट्स ये जो कंसाइनमेंट अकाउंट है, लॉस तो है, नो डाउट अबाउट इट, ये लॉस एक्सपेंस तो है ही है, मगर इसको कंसाइनमेंट में डेबिट नहीं करते। तो बोलोगे सर अभी आपने बोला कंसाइनमेंट, यहाँ पे भी आपने कंसाइनमेंट लिखा, लेकिन ये जो एबनॉर्मल लॉस है इसकी अमाउंट को हम आफ्टर ऑल एट द एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाते हैं। ये मैंने आपको कंसाइनमेंट इसलिए कहा क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये बताया था कि सारे एक्सपेंसेस कंसाइनमेंट में डेबिट होते हैं। पर स्टूडेंट्स यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस की अमाउंट कंसाइनमेंट में डेबिट नहीं होगी, इट विल बी डेबिटेड टू योर जनरल प्रॉफिट एंड लॉस, ये ध्यान रखना, क्योंकि दिस इज वन टाइप ऑफ गुड्स गोज आउट। हम जब कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं तो यहाँ पे गुड्स कम्स इन और यहाँ पे गुड्स गोज आउट, तभी तो तुम्हारा डिफरेंस मिलेगा ना, वरना तुम्हारा डिफरेंस मिलेगा ही नहीं कभी भी, ठीक है। तो ये गुड्स गोज आउट कैसे कैसे जा सकते हैं? गुड्स सेल्स के जरिए गुड्स बाहर जा सकते हैं, कोई एबनॉर्मल लॉस के जा सकते हैं, और बाकी का जो बचा वो तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक, समझो ऐसे। मान लो तुमने 500 यूनिट भेजे, उसने 400 यूनिट का सेल किया, 50 यूनिट डिस्ट्रॉय हो गए, तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक कितना हुआ? 50। ये हिसाब मिलना चाहिए, इसलिए वी डोंट डेबिट दिस लॉस टू कंसाइनमेंट अकाउंट्स। I said it previously because to make you understand, okay, though it is a loss, but it is not debited to consignment account because the goods
वन टाइप ऑफ, इट इज वन टाइप ऑफ, मतलब सेल तो नहीं बोलूंगा, बट वन टाइप ऑफ गुड्स गोज आउट. सो व्हेनेवर गुड्स गोज आउट, योर कंसाइनमेंट अकाउंट इज क्रेडिटेड. जैसे हम, आपको याद होगा, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज में से माइनस करते हैं. मतलब इन शॉर्ट हम ट्रेडिंग में क्रेडिट ही कर रहे हैं, बिकॉज गुड्स आर गोइंग आउट अदर देन सेल्स. तो ये भी गुड्स तो तुम्हारे पास से गए ही गए, बट इट इज अदर देन सेल्स टू गुड्स. सो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिटेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट. ऐसा करोगे तो ही तुम्हें तुम्हारा एक्चुअल प्रॉफिट मालूम पड़ेगा स्टूडेंट्स. ठीक है. सो ये इतनी चीजें आपको समझनी जरूरी है. अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइम जब मैं वीडियो लेके आऊंगा, तब हम एक फुल फ्लैज सम करेंगे जिसमें ये सारे पॉइंट्स कवर हो जाए. क्लोजिंग स्टॉक, आपका नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, डेल क्रेडिटर कमीशन, जनरल कमीशन, ठीक है, एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर, कंसाइनी, एडवांस. तो ये दोनों वीडियोस जो मैंने आपको शेयर किए हैं, एक पहले किया और एक आज किया है, इसको प्लीज ध्यान से एक बार आप देख लेना स्टूडेंट्स. ओके, थैंक यू very much students for the support. Goodbye.